हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। जैसा कि हमने इम्यूनोलॉजी वीडियो सीरीज में पिछले वीडियो में हमने सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन को हमने कवर किया। उसमें हमने व्हाट आर द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, उनके फंक्शंस क्या है, उनके स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में डिटेल में कवर किया। नाउ इन दिस वीडियो हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखने वाले हैं सम टर्मिनोलॉजीज विच आर यूज्ड इन इम्यूनोलॉजी, कि कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो इम्यूनोलॉजी में यूज होते हैं। वो कौन कौन से हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला जो बेसिक टर्म है इस एंटीजन एंड एंटीबॉडी। व्हाट इज एंटीजन, कि एंटीजन क्या होता है। सो एंटीजन इज agent which is capable of binding specifically to T cell receptor and antibody molecule. So antigen कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस होता है, कोई भी एक फॉरेन सब्सटेंस होता है जो कि कैपेबल होता है। हम लोग फॉरेन नहीं बोल सकते, मीन्स ऐसा एंटीजन होता है जो कि कैपेबल होता है किससे, बाइंडिंग स्पेसिफिकली टू द टी सेल रिसेप्टर एंड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। सो ऐसा एजेंट जो टी सेल रिसेप्टर्स एंड एंटीबॉडी से बाइंड करता है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं एंटीजन। सो एंटीजन समझ गए कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो एंटीबॉडी एंड टी सेल रिसेप्टर से बाइंड करता है, वो होता है एंटीजन। नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज एंटीजेनिसिटी। अभी एंटीजेनिसिटी क्या होता है। सो इस एंटीजन की वो कितनी कैपेबल है उस रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए, एंटीबॉडी से बाइंड करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीजेनिसिटी। द एबिलिटी ऑफ एंटीजन की एबिलिटी टू बाइंड विथ रिसेप्टर और एंटीबॉडीज इज नोन एज एंटीजेनिसिटी, कि एक एंटीजन अपने रिसेप्टर से कितना एबल है उससे बाइंड करने में, उसको बोलते हैं हम लोग एंटीजेनिसिटी। नेक्स्ट है इम्यूनोजन। अभी इम्यूनोजन क्या होते हैं, ऐसा एंटीजन या ऐसा सब्सटेंस जो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग इम्यूनोजन। एन एजेंट कैपेबल इन इंड्यूसिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स, ऐसा एजेंट जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को लेकर आता है, उसको बोलते हैं हम लोग इम्यूनोजन। सो हमने तीन चीजें देख लिया, व्हाट इज एंटीजन, व्हाट इज एंटीजेनिसिटी एंड व्हाट इज इम्यूनोजन। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि इम्यूनोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजन। जितने भी इम्यूनोजेन होंगे वो क्या होंगे, एंटीजन होते हैं, लेकिन नॉट ऑल एंटीजन्स आर इम्यूनोजेन। जितने भी इम्यूनोजेन होंगे वो एंटीजन होंगे, लेकिन जितने एंटीजन होंगे वो सारे इम्यूनोजेन नहीं होते। ये बेसिक लाइन आप हमेशा याद रखिए कि जितने भी इम्यूनोजेन होते हैं वो एंटीजन तो होंगे, लेकिन जितने भी एंटीजन होते हैं वो इम्यूनोजेन नहीं होते। क्यों? क्योंकि देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो अगर वो इम्यूनोजेन है, इम्यूनोजेन मीन्स क्या है, वो रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है और इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर रहा है, मीन्स वो एंटीजन तो होगा ही। लेकिन कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं जो रिसेप्टर से बाइंड तो करते हैं लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप नहीं कर पाते। सो इसलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजन। जितने भी इम्यूनोजेंस हैं सब एंटीजन होते हैं, लेकिन ऑल एंटीजेंस आर नॉट इम्यूनोजेन। जितने भी एंटीजन है वो सभी के सभी इम्यूनोजेन नहीं होते। अभी एक इम्यूनोजेन होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं कि कब कोई एंटीजन एक इम्यूनोजेन बन जाता है। नंबर 1, उसके पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फॉरेननेस, वो बाहर का होना चाहिए, वो फॉरेन बॉडी होना चाहिए, पहली बात। सेकंड, उसका साइज पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर उस एंटीजन का और उस इम्यूनोजेन का साइज लेस देन 1000 डाल्टन है, अगर उसका साइज लेस देन 1000 डाल्टन है सो वो इम्यूनोजेनिक नहीं होगा। जैसे एग्जांपल इज पेनिसिलिन और एस्पिरिन। अगर उसका साइज 1000 से लेके 6000 डाल्टन तक है, कोई एजेंट है जिसका साइज 1000 से लेके 6000 डाल्टन तक है, सो वो मे नॉट बी इम्यूनोजन, वो इम्यूनोजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि अपने हार्मोन्स, इंसुलिन, ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स। सो ये हार्मोन्स क्या होते हैं, दे आर इम्यूनोजेन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, मोर देन 6000। अगर उस एजेंट का साइज मोर देन 6000 है तो वो क्या होगा, इम्यूनोजेन होगा ही। जैसे एग्जांपल में एल्बुमिन।
अगर साइज 6000 से ज़्यादा है, 6000 से ज़्यादा है, तो वो इम्यूनोजेन होगा ही। एंड अगर उसका साइज 10,000 से ज़्यादा है, 10,000 डाल्टन से, 10,000 डाल्टन से अगर ज़्यादा है, सो वो मोर एक्टिव इम्यूनोजन होगा, तो वो बहुत ज़्यादा इम्यूनोजन होगा, मीन्स उसकी एक्टिविटी बहुत ही हाई होगी। तो ये था कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर द इम्यूनोजेनिसिटी, कि एक एंटीजन को इम्यूनोजेन होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। नंबर 1, फॉरेननेस होना चाहिए, बाहर का होना चाहिए, साइज होना चाहिए कि अगर उसका साइज 6000 से बड़ा है तो इम्यूनोजेन होगा ही। एंड नेक्स्ट द थर्ड वन इज केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी, कि वो कितना कॉम्प्लेक्स है, वो जितना कॉम्प्लेक्स होगा वो इतना ही इम्यूनोजेनिक होगा। जैसे जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर इम्यूनोजेनिक, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, सो इसलिए क्या होते हैं, वो इम्यूनोजेनिक इन नेचर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, सो वो भी क्या होता है, इम्यूनोजेनिक इन नेचर होता है। एंड न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड दे आर नॉट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, उतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए वो लेस इम्यूनोजेनिक होते हैं, मतलब उतना इम्यूनोजेनिक नहीं होते। सो जो इम्यूनोजेनिसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉम्प्लेक्सिटी से, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वो इम्यूनोजेनिक होगा। तो ये था एंटीजन इम्यूनोजेन के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर हैप्टेंस, एडजुवेंट क्या है, एपिटोप क्या है, पैराटोप क्या है, उसके बारे में देखेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज हैप्टेंस, कि हैप्टेंस क्या होते हैं। सो हैप्टेंस आर बेसिकली एंटीजेनिक होते हैं, मीन्स दे आर एंटीजेनिक इन नेचर बट नॉट इम्यूनोजेनिक, मीन्स ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंटीजन रिसेप्टर से बाइंड तो कर पाते हैं लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप नहीं कर पाते। सो यही हैप्टेंस जब एक कोई कैरियर मॉलिक्यूल के साथ जब बाइंड कर लेते हैं, सो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो यही हैप्टेंस मॉलिक्यूल क्या बन जाते हैं, दे बिकम्स इम्यूनोजेन। सो हैप्टेंस आर बेसिकली एंटीजेनिक होते हैं लेकिन वो इम्यूनोजेनिक नहीं होते। लेकिन जब एक कैरियर मॉलिक्यूल के साथ बन जाते हैं, मीन जब इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है इस मॉलिक्यूल से बाइंड होने के बाद, तो वो इम्यूनोजेनिक की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट है एडजुवेंट। अब ये एडजुवेंट क्या होते हैं। सो एडजुवेंट क्या होते हैं, ये इम्यूनोजेन के साथ बाइंड करते हैं और इम्यूनोजेन के साथ बाइंड करने के बाद क्या करते हैं, ये इम्यून रिस्पॉन्स को और इन्हांस कर देते हैं। सो उससे क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, मीन्स इम्यून रिस्पॉन्स और तेजी से होता है। सो इट इज अ सब्सटेंस व्हेन इट इज मिक्स्ड एंड इम्यूनोजेन, जब इसको हम लोग इम्यूनोजेन के साथ में मिक्स करते हैं, सो इट इन्हांसेस द इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को इन्हांस कर देता है कि और मीन्स जब ये एडजुवेंट बाइंड हो जाएगा इम्यूनोजेन से, सो जो इम्यून रिस्पॉन्स का जो लेवल है वो बहुत ही हाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एलम को यूज करते हैं हम लोग एज ए एडजुवेंट, देन फिरेंट्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट को यूज किया जाता है एंड फिरेंट्स कंप्लीट एडजुवेंट। अब फिरेंट्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट क्या है, ये कंटेन करता है ऑयल, एंटीजेंस एंड इमल्सिफाइंग एजेंट्स, लेकिन जो फिरेंट्स कंप्लीट एडजुवेंट है वो करता है ऑयल, एडजुवेंट एंड इमल्सिफाइंग एजेंट प्लस माइकोबैक्टीरियम को भी क्या करता है, कंटेन करता है। सो ये था एडजुवेंट के बारे में, जो कि क्या करता है, इनहांस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को। ये इम्यूनोजेन के साथ बाइंड करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को और इनहांस करता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इज व्हाट इज एपिटोप्स एंड व्हाट इज पैराटोप। ये एपिटोप एंड पैराटोप क्या है। सो एपिटोप क्या होता है, ये एंटीजन का स्मॉल पार्ट होता है जो कि इम्यूनोजेनिक होता है, मीन्स इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप कर सकता है, तो ऐसे पार्ट को हम लोग बोलते हैं एपिटोप। सो इट इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ एंटीजन, ये स्मॉल यूनिट ऑफ एंटीजन है दैट इज कैपेबल ऑफ बाइंडिंग ऑफ विद द एंटीबॉडी, जो कि एंटीबॉडी के साथ में क्या करता है, बाइंड कर सकता है, इज नोन एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और एपिटोप। सो इसको हम लोग एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं बिकॉज ये स्मॉल पार्ट ऑफ एंटीजन है और वो क्या कर रहा है, एंटीबॉडी के साथ में बाइंड हो रहा है, सो इसलिए बोलते हैं हम लोग एपिटोप। जैसे एक एंटीजन है, सो इसके ऊपर जो स्पाइक्स हैं, ये स्पाइक्स कैपेबल होते हैं कि एंटीबॉडी से बाइंड कर ले, सो इसको हम बोलते हैं एपिटोप्स। दे आर मोनोवैलेंट होते हैं, बायोवैलेंट होते हैं, पॉलीवैलेंट होते हैं, मीन्स एक एपिटोप होता है, दो एपिटोप होता है एक एंटीजन पे, या मल्टीपल एपिटोप्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे देयर आर मल्टीपल एपिटोप्स है। द नेक्स्ट वन इज अ पैराटोप। अब पैराटोप क्या है कि ये जो एंटीजन है ये जाके ये क्या कर रहा है, इस एंटीबॉडी रीजन से, ये जो रीजन है एंटीबॉडी का, ये रीजन जहां पर ये बाइंड करता है
उस रीजन को हम लोग बोलते हैं पैराटोप। सो एंटीजेनिक जो एपिटोप है जहां पर बाइंड करता है एंटीबॉडी के जिस रीजन पे, उसको बोलते हैं हम लोग पैराटोप। सो द एरिया ऑफ एंटीबॉडी कंबाइंड विद द एपिटोप इज नोन एज अ पैराटोप। सो वो एरिया ऑफ एंटीबॉडी जहां पर एंटीजन बाइंड करता है उसे हम लोग बोलते हैं पैराटोप। सो आई होप आप लोग को सारी बेसिक्स जो डेफिनेशंस थे वो क्लियर हो गएंगे। तो यहां पर हमने बेसिक्स ऑफ इम्यूनिटी कंप्लीट कर लिया है। तो लगभग हमने इम्यूनोलॉजी के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब बचा है एमएचसीज एंड एंटीजन प्रेजेंटेशंस। सो मैंने एमएचसी के बारे में, मेजर हिस्टोकम्युनिटी कॉम्प्लेक्स एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन के बारे में ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोस बहुत डिटेल मैनर में बनाया है। सो उस वीडियो को मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा जिससे कि आप एक फ्लो में सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। सो यहाँ पर हमारा जो इम्यूनोलॉजी का कोर्स है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा कि जिससे हम लोग इन सारी चीज़ों को जो हम लोग पढ़े हैं उसको रिवाइज कर सकें। सो स्टे ट्यून विथ अस एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके फ्रेंड्स के लिए एंड आपके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। सो प्लीज शेयर इट एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू है सो प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब इट, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।